भाग ले सकते हैं, दूर न रह करके। इश्क में रहबर और रहजन नहीं देखे जाते, क्योंकि ऑडियंस बहुत छोटा है। ठीक है भैया, अभी आके ये फोकसिंग को तो ठीक करावे, नहीं तो मेरे हाँ कुछ थोड़ा सा चिंता संतान हंतारो यस्पादां भुजने नमः श्रीयानन्दाय प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुस्सत्सुखादिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे विलासिताभिषायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलाभिः चतुर्भिश्च त्रिशतः षड्विविधादिदेहासौ यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्यत्कृतपूर्णां सदानन्दस्वरूपं वन्दे श्यामनवरं निःसृत्यां भोजात् दर्शनं भवेत् पथं दर्शनं भक्त्या वन्दे अविद्यारूपसंसारेषु विद्याप्रापको जनान् श्रीशां गुरुपादानां पादरेणु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः लगभग ब्रजभाषा तो सबके ख्याल में आएगी या नहीं आएगा, आप पूछिए, मैं आपको रिपीट कर दूंगा गुजराती में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड लगभग सबके लिए क्रिएट हो, केवल गुर्जर भाषण के लिए नहीं रह जाएगी। अब एक तो आउटसेट पे मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। पहले मैं उनको अपने प्राककथन के रूप में, प्रीफेस के रूप में आपको कह दूँ। मैं एक तो कुछ लोग ऐसी भ्रांति लेके आए हुए कि ये सेवा को सेशन, प्रायः आजकल बहुत सारे लोग जैसा प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कुछ मैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ करूँगा या केवल सेवा की जो क्रिया है उन क्रिया को ही केवल समझाऊंगा। ऐसे कोई भी मिसकंसेप्शंस है तो काइंडली ड्रॉप देम, उन सब कंसेप्ट्स को ज़्यादा मत रखियो। सेवा के प्रकार को बताऊँ, वो सेवा को ही सेशन है, लेकिन जब मेरी अपनी जो एक दृष्टि है, मैं जैसे आपको विजुलाइज कर रहा हूँ, आपको मैं जो देख रहा हूँ, और मेरे सामने जो मेरा अपनी श्री महाप्रभु की वाणी को समझ के और मेरे श्री गुरुचरण की कृपा से जो मैंने समझा है, मेरा अपना जो एक पर्सपेक्टिव है, वो पर्सपेक्टिव में समझाने का प्रयास करूँगा। तो एक तो ऐसी कोई भ्रांति हो कि मात्र क्रिया प्रधान या मैं केवल वस्त्र की डिटेल देनी जाएगी या सामग्री की बताई जाएगी या अमुक बताई जाएगी, ऐसी सब अगर मिसकंसेप्शन हो तो उनको अपन को दूर कर लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, यद्यपि संख्यासु में कभी भी सापेक्ष नहीं है, तो कितनी संख्या या सत्र में आ रही है, ऑलमोस्ट 35-40 साल मैंने एजुकेशन की फील्ड में निकाले हैं, और आई वुड से कि एज एन एजुकेशनिस्ट अगर मैं बात तो करूँ तो मैं मानूँ कि शायद कोई भी अच्छे रीजनेबल कैपेबल टीचर के लिए, मैं अपने आप को रीजनेबली कैपेबल नहीं मान रहा हूँ, लेकिन कोई भी रीजनेबल कैपेबल, अगर रीजनेबली कैपेबल टीचर हो तो बहुत मैक्सिमम 7 या 8 स्टूडेंट्स तो ज़्यादा की कक्षा के साथ न्याय नहीं कर सके। ये एजुकेशन का प्रिंसिपल है। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि आज इंडियन स्कूल्स में 40 और 50 और 30 क्रैम करके रखे गए हों, वो वाकई में कहानी नहीं कह रहे हो, पर शिक्षा शास्त्र का ऐसा सिद्धांत है कि लगभग 7 या 8 जो है इज अ मैक्सिमम नंबर which a teacher can comfortably deal with.
और जो उनके साथ न्याय कर सकते हो ख्याल है। तो मैंने संख्या को कभी एक्सपेक्ट नहीं करी, लेकिन जो भी लोग आए हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं, मैं यह बात को थोड़ा आगे बढ़ कर के जब मेरे दो एक पॉइंट या मैं मेरे विचार के मैं प्रस्तुत कर दूंगा, वाकई बाद भी मैं यह बात को दोहराऊंगा। पर मैं कोई ऐसी अपेक्षा लेके नहीं बैठा हूं कि हम पारिवारिक, सामाजिक या अपने परिचय के हेतु से कोई को अपन कहें, इनवाइट करें कि भाई आप यहाँ आओ कि मत आओ, और मान लो उनको आने की अनुकूलता नहीं है, कुछ लोग व्यर्थ की भागदौड़ कुछ करना चाहते हो, सवेरे आवे कि शाम को आवे, शाम को आवे कि सवेरे आवे, ऐसा अगर कुछ करना चाहते हो तो ऐसे में मेरा कोई आग्रह नहीं है। क्योंकि अगर उनके पास कहीं सुविधा और समय सेवा को समझने को नहीं है, आप निश्चित मानिए कि मेरे पास उनसे बहुत पहले ऐसे लोगों को समझाने को कोई समय नहीं है। यह बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। तो सेवा के लिए भागदौड़ करनी समझने के लिए यहाँ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। मेरे कारण या पार्शियली भी उपस्थित होना चाहिए, ऐसे कोई कारण से कहीं कोई भागदौड़ नहीं, तो वो मेरी अपेक्षा नहीं है। अलबत्त उनकी अगर अपेक्षा है ऐसे कुछ लोगों की तो भले ही हो, बाकी लिए मेरा कोई आग्रह नहीं है। लेकिन मैं जिन लोगों के पास सेवा की दृष्टि से भी टाइम को क्रंच है, मैं ऐसे लोगों को एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि उनको अपनी मनोवृत्ति को एनालिसिस पहले करना चाहिए कि उनके प्रायोरिटी लेवल्स क्या हैं, और अगर उनके प्रायोरिटी लेवल्स में कहीं कोई तकलीफ है या कहीं कोई और बातें हैं, यह विषय में मोकू क्या कोई भी रीजनेबली जो पॉजिटिव अप्रोच है, जहाँ मनुष्य की वाकई कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। या दुनिया में असंख्य लोग असंख्य प्रकार के स्वभाव भेदसु रहे भय है। जैसे आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी ये माने कि हर पर्सनालिटी अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है, और with a few minutes of gap or few moments of gap, जो जुड़वा पैदा हो रहे हैं उनके भी स्वभाव में पॉसिबल है कि उनके एनाटॉमिकल फीचर्स एक हों, लेकिन उनके स्वभाव में तो यूनिकनेस उन दोनों में भी रहेगी। तो यास बात को ध्यान रखते हुए मैं ये बात को कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को समूह को कोई आपत्ति नहीं है, और मैं कभी ये न तो मैंने अपने आप को विषय मानो कि सेवा करने वाले की संख्या कितनी हो, क्योंकि सेवा करने वाले की संख्या कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड करना वर्णकर्ता श्री प्रभु को काम है, ये मेरा काम नहीं है। और टू दी एक्सटेंट में कहूँगा कि शायद श्री महाप्रभु से भी अगर पूछी जाए तो श्री महाप्रभु भी आज्ञा करेंगे कि अटमोस्ट में मेरे जो मुकुट श्री प्रभु ने अपना प्रिय माने है वल्लभ कह के, तो मैं प्रभु को रिकमेंड कर सकूँ इन दी कैपेसिटी। अगर आपको यमुना जी के पद को ध्यान आता हो तो जिन्हें प्रिय भूल जा तारे की सुध करेंगे, तो वह न्यायसु श्री महाप्रभु भी रिकमेंड करना पसंद करेंगे शायद, पर कम से कम श्री महाप्रभु भी या डोरी को हाथ में लेना तो पसंद नहीं करेंगे। सो हुए मैं तो उनके चरण रज को अभिलाषी हूँ, चरण रज को एक कण भी मुझको कितनों प्राप्त हो सके है ये भी उनकी कृपा पे निर्धार है। तो मेरी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं हो सके कि ऐसी संख्या बढ़े कि न बढ़े। मेरा काम इतना ही है कि श्री महाप्रभु उभय प्रभु चरण मेरे मूल पुरुष श्री दादाजी और मेरे गुरुदेव मेरे गुरुचरण श्री श्याम मनोहर जी की चरण कृपा से मैंने जो कुछ समझो है सीखो है आपको मैं प्रेजेंट करूँ। कम से कम मेरे संग रहने वाले इनको मैं एक एडवाइस दूंगा कि अगर उनको मेरे स्वभाव की समझ ना आती हो तो उनको मेरे से कोई दिन फ्रैंक डायलॉग करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि तुम्हारे कुछ लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स क्या है। अगर उनको मेरी डिसलाइकिंग्स कुछ पसंद नहीं है तो इट इज़ नन ऑफ माई हेडेक, क्योंकि दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ माई नेचर।
और मैं उनके ऊपर वो मेरे डिसलाइक को इम्पोज नहीं कर रहे हूँ। अगर उनकी मेरी लाइकिंग में कहीं वेवलेंथ है तो आई थिंक सो दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू। तो एक यह बात की भी मैं स्पष्टता कर देना चाहूँगा कि शायद अभी कहीं वो समझने में अगर मेरी भूल मेरी हो रही हो या मेरी समझाने में भूल हो रही हो या उनको मेरी समझ में कहीं भूल लग रही हो या उनको मेरी बात समझने की भूल वो कर रहे हो, ऐसे 4-5 विकल्प हैं या विषय में उनको सोचना चाहिए कि मेरे ऐसे कोई आग्रह नहीं है कि हमारे ब्रिज में कहावत है कि आ बैल मुझे मार, तो मैं ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखता हूँ और मैं चाहूँ कि शायद मेरे संग रहने वाले इनको भी ये प्रवृत्ति नहीं रहनी चाहिए कि आ बैल मुझे मार। अगर आपकी स्वभावगत कहीं ऐसी प्रगाढ़ इच्छाएं हैं कि आपको आना है सुनने तो आप जरूर आओ। और यही एक मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आती कि पहले एक बार इनिशियली ये डिसाइड भयो कि 5-10 आदमी के साथ ही अपन सेशन करें, फिर सवाल एक ये खड़ो भयो कि अगर 5-10 आदमी तो हमें हर आदमी को ये लगेगा कि देयर इज ए फेवरेटिज्म। मैंने कि ये फेवरेटिज्म की बात नहीं होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत देवकीनंदन के रूप में कोई को फेवरेट हो सकूं और कोई मेरा फेवरेट हो सके, लेकिन चतुर्थ पीठाधीश्वर गोस्वामी देवकीनंदनाचार्य जाको श्री दादाजी ने यहाँ हाथ पकड़ के बिठाए हुए हैं, वहाँ के लिए दादाजी के कंठी पहने हुए मात्र वैष्णव फेवरेट है। और अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ स्टेज तक पहुँच नहीं सके हूँ, मुझको भी उन सबन को फेवरेट होना ही चाहिए। सो नहीं हूँ ये बात, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। If I'm not favorite to them, it's a different story. That's तो कुछ ऐसी ये 2-3 बातों की बात अगर अपन को ध्यान रहे तो अब देखो, मैं ये सत्र की शुरुआत आज दोपहर तक चार्ट आ जाएंगे। मेरे संग रहने वाले कुछ लोग अपनी मीटिंग में ज़्यादा व्यस्त थे, या कारण से उनको जो 2 दिन या 3 दिन पहले यहाँ उपस्थित होना चाहिए तो उनके पास टाइम की रेशनिंग होती थोड़ी। वहाँ में भी सबसे बड़ी बात यह है कि वो मीटिंग थोड़ा सा अगर विचार सकते, जब वो मेरी फ़ोन पे ये बात भाई तो मैं उनको सजेशन देने के लिए इट वाज ऑलमोस्ट ऑन माई लिप्स, लेकिन मैंने आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ कि नहीं मुझको नहीं कहनी। वही के वही लोगों को यहाँ भी बुला के वो मीटिंग गोकुल में भी की जा सकती थी, क्योंकि मीटिंग का पर्पस गोकुल आता हो, गोकुल मैनेजमेंट हमारे पीठ की व्यवस्था। सो दोपहर तक चार्ट अराइव हो जाएंगे तो अपन बाकी साथ चार्ट पे चलेंगे अपन। चार्ट से पहले भी मुझे कुछ बातें जो अंग्रेजी में अपन रूडिमेंट के हैं और प्रारंभ की स्थिति की कुछ बातें मुझको स्पष्ट करनी थी, वो मैं स्पष्ट आपको कर दूं। तकलीफ एक ऐसी खड़ी हो रही है पिछले ऑलमोस्ट 5-6 दशकों से, ऑलमोस्ट 5-6 डेकेड्स में। बेसिकली इंडियन एजुकेशन आज भी इंडिजिनस नहीं है। स्वदेशी शिक्षा पद्धति आज भी भारतवर्ष में अपने देश में लागू नहीं हो सकी है, और कम से कम या को और लोगों को, कितने लोगों को या की तकलीफ है मुझको मालूम नहीं है, और शायद ही कोई दिन जाता होगा कि जा दिन मेरी अंतरात्मा नहीं रोती हो कि ये कैसी विडंबना है कि फ्रांस में लोग फ्रेंच बोल के अपना गौरव महसूस करें, जर्मनी में लोग जर्मन बोल के अपना गर्व महसूस करें। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्तर की या 2 या 3 जो भाषाएं हैं उनको न तो कभी राष्ट्र को दर्जा मिल सके और न कभी यहाँ की शिक्षा पद्धति स्वदेशी मूल्यन के आधार पर विकसित हो सके। तो मूल में या अपने यहाँ की शिक्षा पद्धति प्रणाली ही जो है स्वदेशी आधार पे नहीं है,
और पिछले 6-7 दशकांशु 5 या 6 दशकांशु जो बराबर गति चल रही है और जो गति शायद एजुकेशन में है, पिछले 15 वर्ष तो मैं कहूँ कि अगर 5-5 वर्ष के अपन 3 सेगमेंट्स डालें तो 5 वर्ष की, सबसे पहले 5 वर्ष की गति यानी 15 वर्ष पहले की गति, वो ऑलमोस्ट 2-fold 3-fold स्पीड हमें नेक्स्ट 5 साल में बढ़ी, यानी 10 साल में। एंड ऑलमोस्ट 10 साल के बाद, 2-5 वर्ष के सेगमेंट्स के बाद ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स वो स्पीड एकदम बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ गई। इतनी ज्यादा हमें फोर्स आ गया हो। तो अब आप अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स निकालो तो ये बहुत बहुत ज्यादा फास्ट हो गया प्रोसेस। आज अपन जहाँ खड़े भय हैं वहाँ तकनीकी विकास के कारण, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण आज शिक्षा के सारे क्षेत्र में पाश्चात्य जगत को, वेस्टर्न कंट्रीज को ही पूरा प्रभाव है। भारतीय मस्तिष्क बहुत प्रगतिशील यानी बहुत तीव्र है। आज भी जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग यहाँ हैं, 4 तरह के सॉफ्टवेयर्स यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं। जो प्रगति जापान ने पिछले 3 दहाके में 30 वर्ष में पकड़ी, आज से 15 वर्ष पहले, वो स्पीड जो होती, बात तरह की कुछ मिरेकल्स इंडिया में हो रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो जापान की स्थिति आती, तो वो सारी स्थिति को यदि देखें तो इतने अच्छी गुणवत्ता या भारत देश में होते भय भी जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट पूरा पश्चिमी जगत का है। और यहाँ के प्रभाव जन मात्र के मानस पे आ रहे हैं। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मेरे कहने को मतलब ये है, मेरा कोई आज लेक्चर या बखत एजुकेशन पे नहीं। और वाकई कारण एक सबसे बड़ी तकलीफ जो भई है वो ये है कि हम अपनी भारतीय मूल की जो विचारधारा है उनको समझने में अशक्त यदि नहीं भी भय है तो सक्षम तो हम नहीं रहे। इवन इफ वी आर नॉट इनकैपेबल बट वी आर नॉट वेरी मच कॉम्पिटेंट। हम बहुत ज्यादा सक्षम तो नहीं रहे। तो ये सबसे पहले मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं कि एक बात को बेसिकली समझ लो। यद्यपि अपन जा एज ग्रुप में यहाँ बैठे हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा यह बात को समझने में तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन अपने बाद की जो जनरेशन है और वाकई बाद की जो जनरेशन है उनके बेचारे तो दुर्भाग्य ये है कि उनको समझने में ही तकलीफ आ गई। तो मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ को जो भी जीवन को ताना बाना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है भारतीय स्तर को, वाकई मूल में कहीं हमारी आध्यात्म मूल या आदिदैविक मूल चिंतन हमारा रहा है। एक तो बेसिकली ये बात समझनी है। और वाकई जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं हमारे जीवन के ताना बाना में रिफ्लेक्ट हो ही रहे हैं। जैसे एक घर में अगर आप घुसो एंड इफ इट इज अ वेल मेंटेन्ड और वेल डेकोरेटेड घर है तो बाय द वेरी अपीयरेंस, बाहर की एक्सटीरियर की और इंटीरियर की बाकी अपीयरेंस मात्र से यू कैन वेरी वेल जज अ फ्यू थिंग्स अबाउट द एस्थेटिक्स ऑफ द पर्सन। वहां घर में रहने वाले को जो सौंदर्य बोध है, बाकी कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। घर की अपीयरेंस, बाकी एक्सटीरियर से भी और बाकी इंटीरियर से। तो ऐसे ही भारतवर्ष के अपने देश की कोई भी विचारधारा की शाखा हो, लेकिन वहां में जो मौलिक कहीं छाया है वो छाया है अपन को मूल वैदिक दर्शन की जरूर मिलेगी। इतनी बात समझ के चलिए। और वो वैदिक दर्शन से मैं इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि वेद में कुछ फंडामेंटल्स स्वीकारे गए हैं और उन फंडामेंटल्स को यदि अपन नहीं समझेंगे तो अपन आगे के सारे आधार को बहुत अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाएंगे। ख्याल आया?
आदमी ऐसा बिठाओ यहाँ कि जो जा सके रह सके, रेगुलर लोगों को नहीं उठना पड़े। नीचे कोई इंस्ट्रक्शन दे दे जिससे बेसिकली यहाँ जा बेटा, यहाँ से जा। अच्छा तो वहाँ से कह दे, यहाँ ऊपर से आवाज लगा दे, बाहर से जा। जिससे बेसिकली एक बात समझो आप, वेद को एक सबसे बड़ा जो फंडामेंटल थॉट है, जो मौलिक या मूलभूत जो एक सिद्धांत है, वो ये है कि ये सारी सत्ता को अस्तित्व देने वाला एक परम तत्व है, जब वो अपन ब्रह्म के नाम से पुकार रहे हैं। ख्याल आए? अब या अगर सारी ये जो मौलिक सत्य हैं, इनको यदि अपन ध्यान में नहीं दे रहे हैं तो अपन को आगे की कोई भी थिंकिंग समझ में नहीं आएगी। तो वेद को एक सबसे बड़ा मौलिक सिद्धांत है कि ये जितना भी अस्तित्व है, असल में अस्तित्व कहना जो है ना, वो रिपीटेशन ऑफ सेंटेंस है। अस्तित्व कहो या है कहो, बात एक ही, लेकिन अपन समझने समझाने के लिए रिपीट कर रहे हैं कि अस्तित्व है। नहीं तो अस्तित्व खाली बोल के आदमी टिक जाए तो लगेगा कि समथिंग इज मिसिंग। तो अस्तित्व है, अस्तित्व इटसेल्फ जो है, वह सारे अस्तित्व को सत्ता देने वालों जो परम सत्ता है, जो परम सामर्थ्य है, वो ब्रह्म है। और मोटे तौर पे अपन कहें तो मोटे तौर पे जितनी भी जड़ विस्तार है, जो अपन को जड़ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जड़ है कि नहीं या सब डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, लेकिन जितना भी जड़ है एक्सटेंशन पूरे जगत को, और जितना चेतन जो आपका एक्सटेंशन है जीव मात्र, प्राणी मात्र, ये जड़ और चेतन दोनों ही वह ब्रह्म के ही पासा है। ख्याल आया? एक ये बेसिक बात अपन को ख्याल में आनी चाहिए। अब जब ये बेसिक बात, अपनी ये मूलभूत बात ध्यान में आ जाएगी तो बहुत सीधा कैलकुलेशन है कि जीव जो मनुष्य है, अपन मनुष्य की चर्चा करें और चेतन तत्व की बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करें, मनुष्य जो है वो परमात्मा को ही, परमात्मा के अस्तित्व को ही एक पासा है। एक शब्द, एक वाक्य ये कह दियो, दूसरा वाक्य अपने मार्ग को बोले कि जीव जो है वो ब्रह्म को अंश है। ख्याल आ गया? यानी भगवद अंश को ही दूसरा नाम जीव है। जब ये बातें अपने ख्याल में आ जाए, वाक्य बाद अपन बहुत कुछ और 2-3 स्टेप बीच के हैं पर उनको छोड़ दें, क्योंकि वहां में अपना व्यर्थ तो समय नहीं जाए। अपन यह बात को विचार करें कि जब ये ट्राइंगल एक क्रिएट अपने सामने स्पष्ट हो गया, समझो कि अपन पिरामिड ग्राफ बना में, तो पिरामिड ग्राफ में अपन एपेक्स पे वाके शिखर पे ब्रह्म को रखें, और क्योंकि अपने राइट हैंड को या राइट साइड के मूवमेंट को मुख्य माने गए है, यदि ब्रह्म की दृष्टि से राइट पे अपन जीव रख दें, वैसे नॉट नेसेसरी अपन या तरफ रखें या रख रहे, अपनी चूंकि भारतीय अपन लेफ्टी को देखते क्या करे, आ तो लेफ्टी है, तो वो अपन को क्यों स्ट्राइक होए, राइटी को अपन ये राइट वाले को क्यों नहीं कहे कि ये राइट वाला है, और लेफ्ट वाले को तुरंत पकड़े कि ये तो डाबर ही रखे थे। तो वो जो ध्यान आवे ना, तो बात दृष्टि से ऊपर राइट साइड पे जीव को रखें ताकि चेतन है, और ब्रह्म की औंधे साइड को यानी उनकी लेफ्ट साइड दक्षिण साइड को जो है सब वाम और दक्षिण पूरा ये भाव विभाजन करके, तो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड। तो ये ट्राइंगल में अपन देखें कि ब्रह्म, जीव और जगत, जब ये सारी बात आ जाए तो मैंने क्यों पिरामिड कही या क्यों ट्राइंगल कह रहे हो मैं आपको, तो पिरामिड में फिर बीच में जो सारी स्पेस रह गई, वो बीच की स्पेस को थोड़ा अपन विजुलाइज करें अपने मेंटल आई से, तो बीच का जो ब्लैंक है वो ही ब्लैंक अगर हम ब्रह्म, जीव और जगत तक सोच के छोड़ देंगे तो हमारी सोच में भी कहीं ब्लैंक, कहीं वैक्यूम रह जाएगा। यानी वह वैक्यूम को जब हम फिलअप करेंगे तो वो फीलिंग फिलअप करने को जो प्रश्न है, वाकी पूर्ति करने को जो एक मुद्दा है, वो मुद्दा है कि क्या ब्रह्म, जीव और जगत की कोई सार्थकता है, या ब्रह्म और जीव और जगत ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स बाय एक्सीडेंट है।
जब अपन विचार करें ब्रह्म बाय एक्सीडेंट है कि नहीं, या बात को छोड़ दें अपन, क्योंकि वो छोड़ हमें अपने विचारने का बहुत स्कोप नहीं है। क्योंकि जो परम तत्व है या जो परम सत्ता है, जहां सर्व सामर्थ्य है और सर्व शक्ति है, तो वाकई इन सारे इश्यूज को अपन डिसाइड फिलोसॉफी में ये भी विचार किया गया, पर अपन वहां में समय नहीं निकालेंगे। पर ब्रह्म ने यदि जीव और जगत को कहीं अस्तित्व दिया है, तो क्या वो अस्तित्व मीनिंगफुल है या वो मीनिंगलेस है और बाय एक्सीडेंट है या बाय चांस है। जैसे बहुत सारी चीज जब अपन फिजिक्स की दृष्टि से देखेंगे, तो एक फिजिसिस्ट हमको बतावे कि बहुत सारी चीज बाय चांस और बाय एक्सीडेंट एग्जिस्टेंस में आ गई है। अपन साइंस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पहले अपन दर्शन शास्त्र की चर्चा करें। तो जब ये प्रश्न खड़ा होगा अपने सामने कि क्या जीव और जगत को अस्तित्व को कोई मतलब है या ये बेमतलब निरर्थक वस्तु है कि बाय एक्सीडेंट ये अस्तित्व में आ गया, तो अपन को अपना भारतीय चिंतन ये बतावे है कि बेसिकली जीव और जगत ये दोनों ही कोई आवश्यकता के कारण, कोई नीड के कारण, पर फोर्स ऑफ एनी नीड ऑन द पार्ट ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म के दृष्टि से ब्रह्म की आवश्यकता के कारण जीव और जगत पैदा नहीं किए गए हैं। देखो, नीड और कामना, इन दोनों को मिक्सअप मत कर दीजिए। मीन्स डिजायर एंड नीड, दे आर नॉट आइडेंटिकल। फिर पीछे बताऊंगा आगे। पर कामना और हमारी आवश्यकता ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, इनमें फर्क है। बहुत सारे लोग कामना और जरूरियत इन दोनों को एक मिक्सअप कर दे में, वो बात सही नहीं। तो फिर प्रश्न ये है कि अगर ये आवश्यकता नहीं है तो फिर ये क्यों जीव और जगत को अस्तित्व क्यों दियो गयो? तो वहां को अपन को भारतीय चिंतन एक जवाब देवे है कि जीव और जगत को अस्तित्व देने को जो प्रयोजन या कारण या हेतु जो है वो है लीला। और मैं यहां वक्त ये लीला पुष्टि मार्ग सेंस में नहीं कह रहे हो। श्री महाप्रभु की दृष्टि से ऐसे कोई रिस्ट्रिक्टेड सेंस में लीला शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये संपूर्ण सृष्टि मात्र जो है, दी एग्जिस्टेंस, आई मीन इन टोटालिटी, संपूर्ण अस्तित्व श्री महाप्रभु की दृष्टि से एक लीला है। इतनी बात समझ के चलिए। ये लीला शब्द जो है ना, या को मतलब है कि कोई भी चेष्टा, जो चेष्टा अपन को अहेतुक बिना कोई कारण के प्रसन्नता तो देती हो, पर जामे अपन को कोई तरह का श्रम या एफर्ट महसूस नहीं होता हो। कुड यू फॉलो मी? लीला वो चेष्टाओं का समूह है, या लीला उन चेष्टाओं को नाम है, वह फंक्शन को नाम है। यानी अगर मनुष्य की दृष्टि से कहें तो देह, अंतःकरण और आत्मा। अब ब्रह्म को तो देह, अंतःकरण और आत्मा तीनों ही आनंद स्वरूप है। तो अगर ब्रह्म की दृष्टि से भी कहें तो ब्रह्म की दृष्टि से भी वो संपूर्ण चेष्टाएं, वो सारी की सारी चेष्टाओं को नाम लीला है कि जिन चेष्टाओं में सहज प्रसन्नता रही भाई, सहज आनंद रहे, आह्लाद, क्या ना, ब्लिसफुल फीलिंग जाको अपन कहें, तो सहज आह्लाद और अहेतुक, जाको कोई हेतु नहीं है, कोई रीजन नहीं है जहां आह्लाद, और आह्लाद रहते भय, आह्लाद उत्पन्न करते भय जो चेष्टा श्रम उत्पन्न नहीं करे, वह को नाम है लीला या क्रीड़ा। और यह बात को मैं छोटे से रूप में तुमको समझाऊं कि कोई एक आदमी को आप मैनुअल लेबर पे 4 घंटा लगा दो, और 4 घंटा में फील्डिंग करके जो आदमी क्रिकेट के फील्ड से बाहर आ रहे हो, उन दोनों को आप टेस्टामेंट ले लो, उन दोनों को आप एविडेंस ले लो और पूछो कि दोनों की फीलिंग्स क्या है।
वो 4 घंटा के बाद कहेगा कि आज तो मजदूरी करते करते दम निकल गई, और वो कहेगा कह रहे को 4 घंटे में आज तो मजा आ गया। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। और यही अपन वाकू गेम्स कहवे, यही वाकू क्रीड़ा कहवे एक ऑर्डिनरी साइंस में। तो जब ऑर्डिनरी साइंस में अपन को क्रीड़ा को ये रिजल्ट मिल रहे हो तो अपन ब्रह्म की दृष्टि से भी वह क्रीड़ा को मतलब समझ सके। ये समझने में कोई बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है। विद द पैराडिम, ये गेम्स की स्पोर्ट्स की जो पैराडिम है, या पैराडिम को ध्यान रखें, यद्यपि अनफॉर्चुनेटली ये नई पीढ़ी को, पिछले 10 वर्ष की पीढ़ी को दुर्भाग्य है, खास करके जब ऑस्ट्रेलिया में पैकर ने क्रिकेट को एक नया रंग देना शुरू किया, जब उन्होंने ड्रेस बदली और डे एंड नाइट क्रिकेट को जब कॉन्सेप्ट शुरू किया, वाले दुनिया की बहुत सारी स्पोर्ट की बहुत सारी यानी एक स्पोर्ट्स की कहानी को एक बहुत बड़ा बेस वाले बदल दिया। तो वादिन वो लोगों के ध्यान में आ रहे हो तो कि नहीं, पर आज वो लोग, आज बहुत सारे सीरियस लोग आज ये बात को रियलाइज कर रहे हैं कि दैट वाज द ब्लैक डे ऑफ द इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट्स। क्योंकि वादिन से जो स्पोर्ट्स में सारे जो भी चेंजेस शुरू हुए, उन सारे के सारे चेंजेस ने या अप हेविल्स ने आज स्पोर्ट्स को भी इंडस्ट्री बना दिया, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नहीं रहे। और ये सबसे बड़ा मानवता को दुर्भाग्य है कि आज खेल को जगत जो है वो भी खेल को धंधा हो गया, खेल नहीं रहे हो। देयर इज नो प्योर जॉय इन दिस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स लाइफ। वहां भी वही कि सारों का सारा जो बड़े से बड़े धंधा में आज जो सट्टा चल रहे हो, वही सट्टा आज स्पोर्ट्स में भी चल रहे हो। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो मेरे कहने को तात्पर्य है तो कि वहां भी आज दुनिया में जो, यानी गुजराती में आपके यहाँ बहुत अच्छे शब्द है रमत गमत, इट्स अ वंडरफुल वर्ड। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं गुजराती के कि जो हिंदी में प्रयोग करने की बहुत अच्छी इच्छा हो, और मैं बहुत सारे शब्दों को प्रयोग करूं बेझिझक, क्योंकि वो कहीं सिस्टर लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज से कोई चीज, बेटी से अगर माँ कोई चीज उधार ले तो हमें उधार नहीं कहो जाए, और माँ जब बेटी को दे तो कोई वहां पे ब्याज नहीं ले, ख्याल है? तो जैसे झंखना, तो रमत गमत जो है ना वो बहुत, यानी ऐसो खेल कि जामे गमत, जामे आनंद आ रहे, ऐसा शब्द अनफॉर्चुनेटली हिंदी में नहीं है। तो रमत गमत जो है वो वास्तव में बहुत ही खूबसूरत शब्द है। तो रमत गमत वास्तव में अब रमत गमत नहीं रही, वो रमत और आमद हो गई। अब बाकी साथ ज्यादा से ज्यादा अपन आमद शब्द जोड़ सके कि जहां खेलना और कमाना, पर गमत नहीं है। तो ब्रह्म की दृष्टि से जब अपन रमत गमत को देखेंगे तो अपन को लीला को कॉन्सेप्ट ख्याल आएगा। तो पर्पस जो है, जो अंदर ब्लैंक है, बाकी मीनिंगफुलनेस तब अपन को ध्यान में आएगी। यानी अपन को वो बीच का जो स्पेस है वो ब्लैंक नहीं दिखाई देगा, वैक्यूम नहीं दिखाई देगा, वो भरो भयो दिखाई देगा अगर अपन लीला शब्द को वहां लगा देंगे। अगर अपन लीला के पूरे कॉन्सेप्ट को वहां रख देंगे तो अपन को ख्याल आएगा कि ब्रह्म ने अपने जीव और जगत को अस्तित्व अपने स्वरूप में सुयालिय प्रकट किया है, क्योंकि वाकू और कोई आवश्यकता नहीं हती, कोई बाकी और कोई जरूरत नहीं हती, कोई हेतु नहीं हतो, पर बाकी कामना हती रमत गमत की, वाकू खेल की कामना हती, वो लीला की कामना हती। और याद ये श्रुति अपन को बतावे कि सो अकामया, वह परमात्मा ने भी इच्छा करी, वह ब्रह्म ने भी इच्छा करी। अब ब्रह्म जो सेल्फ कंटेंट, यानी जो अपने आप में आत्माराम है, आप तो काम है, बाकू कामना करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इन इटसेल्फ इट्स अ कॉन्ट्ररी कॉन्सेप्ट। यानी ये श्रुति अपन को दूसरी बात भी कह रही है कि तद एजति तद नहीं जति। तो ब्रह्म में विरुद्ध धर्माश्रय बताया जा रहे हो कि विरुद्ध ब्रह्म में पैराडॉक्सेस डू एग्जिस्ट, और वो जो पैराडॉक्सेस है वो पैराडॉक्सेस बाकी अगलीनेस नहीं है, बाकी बदसूरती नहीं है, पर अगर ब्रह्म की कोई सबसे ज्यादा खूबसूरती हो तो वो वाकई पैराडॉक्सेस में, ब्रह्म के अंदर सबसे ज्यादा ब्रह्म को खूबसूरत बनाने वाली जो चीज है वो वाको विरुद्ध धर्माश्रय। ख्याल है? तो ये वाको विरुद्ध धर्माश्रय है कि
वहां को कामना की कोई जरूरत नहीं है, यट वो कामना कर रहे हो। क्या रहा है? एक आदमी में वो आपके यहाँ गुजरात में अक्सर ऑब्जर्व करूं ना तो હવે તને જોઈ લઈશ। અરે ભાઈ જો તો તું અભી भी રહ્યો यार, why don't you settle it? એમાં જોઈ લઈશ નો સવાલ क्या છે? बहुत सीधी सी बात है कि नहीं यार, अभी देख लेने बापू, જોઈ લઈશ क्यों? क्या आया कि तो यह बात को जब आप विचार करोगे देखो क्या कह रहे थे, विरुद्ध धर्माश्रय भी कह रहे थे कामना की जरूरत नहीं। तो अब देखो वो कामना जो है, वो कामना, ब्रह्म को कामना करने की आवश्यकता नहीं है, पर कामना करना बाकी खूबसूरती क्यों बन रहे हो वो मैं समझा रहे हो कि अगर जो लेना है तो तू जोई लईश, पाछी पछी जोई लईश, तो अभी क्यों नहीं देख ले रहे हो? कारण क्या है कि वहां को कमजोरी मालूम है कि 2 मारने जाऊंगा तो शायद 4 मेरे अंदर पड़ जाएंगे। तो ऐसा आदमी कहे ना कि जाके अंदर सामने वाले से 4 गुनी ताकत और फिर कहे कि कोई दिन देख लेंगे अपन। कत्ल की जब उसने दी धमकी मुझे, कत्ल की जब उसने दी धमकी मुझे, कह दिया मैंने कि देखा जाएगा। जब कत्ल की धमकी दी नहीं सामने वाले ने, मैंने कि भाई देख लेंगे, जब टाइम आएगा जब देख लेंगे। कारण क्या है? देखा जाएगा कहने वाले में बहुत कॉन्फिडेंस है, वाकई अंदर की ताकत को वो जान रहे हो कि तू क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो भी वाकई वाले को कितना पॉजिटिव समाधान दिया कि भाई तू मेरे को कत्ल करना चाहिए, फाइन देख लेंगे। द डे यू विल अटैक, देखा जाएगा। कह दिया मैंने कि देखा जाएगा, कत्ल की जब उसने दी धमकी मुझे, ख्याल आए? तो जब सक्षम व्यक्ति कभी कोई लेट गो करे ना तो वो मीनिंगफुल निकले, वो ब्यूटी, इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द पर्सन। वाकई सामर्थ्य और शक्ति की खूबसूरती क्या कि वाकई अंदर क्षमता है कि या वक्त वो 4 चाटे मार दे, लेकिन मैंने एक उंगली भी नहीं लगाई, मैंने क्या। तो जब सक्षम व्यक्ति क्षमा करे ना तब क्षमा मीनिंगफुल बने। जो कमजोर है वो क्या कि 4 चंद में माफ करूं, माफ तो करना चाहिए, वो करना ही ना, वहां करके देखियो क्या दे, हमें क्या करेगा तू माफ नहीं करेगा तो करेगा क्या? माफ नहीं करेगा तो और तेरा गिल्टी कॉन्शियस होएगा अंदर, और तेरी कमजोरी तो तू खाएगी, तो क्या तेरा माफ कर दिया। तो ब्रह्म जाको कामना नहीं करने की जरूरत है, वो जब कामना करे ना तब खूबसूरत है, ये बताना चाह रहे हैं। जैसे जो व्यक्ति में सामर्थ्य है और वो कोई को क्षमा कर दे बिना पनिशमेंट, तो वो क्षमा जैसे बाकी खूबसूरती को ऐड करे, ऐसे ही ब्रह्म को कामना की जरूरत नहीं है, यट को कामना कर रहे हो, ये बाकी खूबसूरती है। तो ये विरुद्ध धर्माश्रय ब्रह्म में है कि वह ब्रह्म ने कामना करी, और वो कामना ब्रह्म की, वो कामना इटसेल्फ लीला है, कामना करना भी वो लीला है, और जा बात की वो कामना कर रहे हैं वो भी लीला है। क्या लाई मेरी बात? जा बात की कामना करी जा रही, कामना करना इटसेल्फ, टू डिजायर इटसेल्फ, वो एक लीला है, और जा बात की डिजायर करी जा रही है वो भी लीला है। खेल की कामना करी, वो कामना भी एक लीला है, और जो खेल जा कामना जाकी करी जा रही है कामना, वो भी लीला है। तो जब अपन यह बात को समझ लेंगे तो अपन को बेसिकली 2 मुद्दा क्लियर हो जाएंगे। एक तो जीव और जगत ये ब्रह्म के ही पासा है, ये ब्रह्म के ही अस्तित्व है, और जीव और जगत को उत्पन्न करने को यानी बाबू अस्तित्व में लाने को जो हेतु है वो हेतु ब्रह्म को लीला है। इतनी बात अपन की समझ में आएगी तो अपन को आगे की कहानी भी समझ में आएगी। अन्यथा आज सबसे बड़ी तकलीफ यही हो रही है
क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहीं भी क्लियर नहीं है, और जो चीज हमको समझाई जा रही है या कराई जा रही है वो बेसिकली हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं है, और जो हमारी कॉन्शियसनेस में है वो चीज हमारे सामने नहीं है। ये सारी तकलीफें खड़ी हो रही है। तो या मूलभूत विचार को जब अपन समझ लेंगे, एक चौरसी वैष्णव की वार्ता है, मंगवाओ ना अंदर से, योगेश कौन लावे लेके आने। दुनिया की कोई भी जगह शायद ही कोई हिस्सा ऐसा होगा कि जो ऑलमोस्ट एक अब जो यूनिवर्सल कल्चर डेवलप हो रहे हैं वास्तु प्रभावित नहीं भय हो। ये सारी दुनिया की स्थिति है। लेकिन यह सब के बावजूद यदि हम कहीं कुछ अपनी मौलिकता को सुरक्षित रख पाएंगे, तो अगर अपन प्रिजर्व रख कर पाए, तो बाकी और कुछ उपलब्धि हो कि नहीं हो, लेकिन एक सबसे बड़ी उपलब्धि अपन को ये होगी कि अपन अपनी मौलिक बातों को समझने में कहीं भूल नहीं कर पाएंगे। अपने इतिहास को, अपने तत्वबोध को, यानी अपने दर्शन को, फिलॉसफी को, और अपने यहाँ के सर्टेन जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कम से कम उनको समझने में अपन को सहायभूत ये बात रह सकेगी कि अगर अपन उनकी कुछ मौलिकता को समझ सके तो। बाकी तो बहुत कुछ डाइल्यूट हो रहे हो। तो यहाँ में से पुरुषोत्तम जोशी की वार्ता निकालता हूँ। इसका ये मत पढ़िए आप, 3 जन की वो नहीं पढ़ी, उसके बाद का पढ़िए। पढ़िए। दो गुजरात में न्यारे न्यारे सांचारा की घटना में पुरुषोत्तम जोशी को विवाह हुयो। बरस 17 के पुरुषोत्तम जोशी भाई तब एक समय से आचार्य जी गुजरात पधारे। पुरुषोत्तम जोशी मध्या समय सुनाई दे रहे हो तुमको? उसके वॉल्यूम बढ़वाओ। एक समय एक शाला पर संध्या। हाँ तुम पढ़ो, वासु ज्यादा अच्छी कोई बात नहीं। तब श्री आचार्य जी वो हमारी हिंदी में कहावत है, नेकी और पूछ पूछ। कोई आदमी अच्छा कार्य करे वो भी पूछ के करे, ये क्या बात हुई? अरे अच्छा है वो तो बिना पूछे हो सकता है। सांचोरा के घर जन्मे। पुरुषोत्तम जोशी को विवाह भयो। बरस 17 के पुरुषोत्तम जोशी भाई तब एक समय श्री आचार्य जी गुजरात पधारे। पुरुषोत्तम जोशी मध्याह्न समय एक तालाब पर संध्या करत हते। देखो थोड़ा सा वार्ता को जब पढ़ना शुरू करो ना, तो थोड़ा चाइल्ड लाइक एटीट्यूड अगर अपना पाओगे ना, तो वार्ता की खूबसूरती तुमको समझ में आएगी। अपन चाइल्डिश तो हो जाए वार्ता पढ़ने और सुनने के समय में, लेकिन चाइल्ड लाइक नहीं हो पाओगे। एक बाल सहज जिज्ञासा, बालक बिल्कुल कोरो जैसे होए। साइकोलॉजिस्ट ऐसा बता मैं कि जब बच्चा जन्मे, राइट फ्रॉम दोज मोमेंट्स कुछ समय वह ऐसा जाए कि जो वाकई जितने भी आगे पीछे वाले अस्तित्व है ना, माँ बाप, घर बार, जो भी फिनोमिना है, वो सारों का सारा अस्तित्व वह को रियलिस्टिक नहीं लगे। वो वाकई कॉन्सेप्चुअल, यानी वाकई अंदर की आंख की और वाकई चेतना की दुनिया में ही वो दुनिया सीमित रह गए। डिफरेंसेस है कुछ साइकोलॉजिस्ट के, लेकिन 3-4 महीना के बाद बालक ये निश्चय कर पावे कि जो मैं मुझको दिख रहे हो और अनुभव हो रहे हो वो एक्चुअली मेरे अंदर ही नहीं बाहर है। दे हैव गॉट देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऐसी बात बालक को 3-4 महीना के बाद रियलाइज हो रही है। तो बालक की एक जो अपनी एक दुनिया है, एक सहज दुनिया, जहाँ में हर चीज को बिना आइडेंटिफाई करे वो सुन के और वहाँ को एक वहाँ पे कुतूहल
बाकी अंदर एक वाकू रेलिश कर पावे अपनी आश्चर्य की फीलिंग्स हो, ऐसा थोड़ा एटीट्यूड डेलिबरेट पैदा करोगे ना, तो वार्ता की खूबसूरती आप एक 4-6 महीना अभ्यास करोगे तो मेरे पास आके पीछे कही हो कि साल भर के बाद वार्ता पढ़ने को क्या आनंद आ रहा है। जस्ट ए पीस ऑफ एडवाइस। चलो बरस 17 के पुरुषोत्तम जोशी भाई, तब एक समय श्री अब ये सब इंसिडेंट जस्ट ट्राई टू इमेजिन के दिस इज ऑल एक्सीडेंट। श्री महाप्रभु से मिलने की जो सिचुएशन क्रिएट हो गई वो कोई प्लान्ड नहीं है, इट इज नॉट इन स्कीमेटिक, पर आउट ऑफ ब्लू कुछ हो रहे हो। एक ऐसा अहोभाव अपने चित्त में जागृत करो और फिर समझो, ट्राई टू विजुअलाइज इट। तब एक समय श्री आचार्य जी गुजरात पधारे, सो पुरुषोत्तम जोशी मध्याह्न समय एक तालाब पर संध्या हर वंदन चीज करे। घटना अपने आप में कोइंसिडेंटली घट रही है। तब श्री आचार्य जी तालाब पर पधारी के संध्या वंदन करने लगे, सो पुरुषोत्तम जोशी की ओर कृपा करके दैवी जाने देखे। तब पुरुषोत्तम जोशी श्री आचार्य जी पास आई नमस्कार करी पूछो, महाराज यह कर्म मार्ग बढ़ो के ज्ञान मार्ग बढ़ो? तब श्री आचार्य जी कहे, जाके मन में दृढ़ जो मार्ग आवे, जामे जाको विश्वास होए, वाके भाई तो वह मार्ग बढ़ो। प्रश्न या बात तो है, देखो हर अंतरात्मा में एक पुरुषोत्तम जोशी पूछ रहे हो